हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन वॉच देम इन प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम इंटेलिजेंस को सुनते रहते हैं। एक ऐसा शब्द है जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और हमें लोग सुनाते भी रहते हैं कि तुमको बुद्धि है कि नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोच कर बताएं कि आपके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है, आप क्या कहेंगे? क्या आप इंटेलिजेंस को एक सिंगल जनरल एबिलिटी के रूप में बताएंगे, या फिर आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस इज ए क्लस्टर ऑफ डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़? आप सोचें और आप बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करें। नाउ इंटेलिजेंस की एक पॉपुलर बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है जिसको साइकोलॉजिस्ट डेविड वेस्कलर के द्वारा दिया गया था। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या है। डेविड वेस्कलर ने बताया था इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टर्म है जिनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली विथ द एनवायरनमेंट। ये बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं कि वेस्कलर ने इंटेलिजेंस के बारे में कहा था कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है। अच्छा, ग्लोबल कैपेसिटी क्यों बोलेंगे? ऐसा तो है नहीं कि इंटेलिजेंस ही केवल आपकी गली मोहल्ले में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है, हमारे देश में होती है और कहीं नहीं होती है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। दिस इज ग्लोबल फेनोमेना, यूनिवर्सल फेनोमेना। भाई जहाँ जहाँ लोग होते हैं वो तो कहीं भी होती है। इंटेलिजेंस इज ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली। हम इसमें क्या करते हैं? तार्किक रूप से रेशनली सोचते हैं। एक्ट पर्पजफुली, और जो एक्ट करते हैं उसमें पर्पज होता है, और हम अपने एनवायरनमेंट में बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं या डील करते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट में डिमांड होती है। तो सोचिए, अगर कोई पर्सन आपके आसपास जो रहता है, अगर वो अपने एनवायरनमेंट में बेहतरीन तरीके से डील करता है, जैसी सिचुएशन आती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है जो डेविड वेस्कलर ने दी थी, दैट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रीजनली, एक्ट पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे, बुद्धिमत्ता एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी है जिसमें व्यक्ति तार्किक रूप से सोचता है और पर्पजफुली एक्ट करता है और अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करता है। तो अब हम यहाँ पर आज इस वीडियो में 4 ऐसे थ्योरी को समझेंगे जिन्हें एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पहले चार्ल्स स्पीयरमैन की बात करेंगे, उसके बाद रेमंड कैटल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करेंगे और लास्ट में हॉवर्ड गार्डनर की बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड, आप वीडियो में बने रहें और समझें कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था। हमें पहली बात ध्यान रखना है कि स्पीयरमैन ने जो थ्योरी डेवलप की थी उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज किया था, दैट इज फैक्टर एनालिसिस। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की वो किस बेस पर दी थी, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें डेटा को स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर मेथड यूज करते हैं, उसे हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। तो स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस की सहायता से अपनी थ्योरी दी थी। तो अब हम समझेंगे कि स्पीयरमैन की जो थ्योरी है उसे किस नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन की थ्योरी को हम 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन 1904। क्वेश्चन आपके साथ ऐसे ही एग्जाम में आते हैं कि स्पीयरमैन की थ्योरी को जाना जाता है किस नाम से, या फिर स्पीयरमैन ने अपनी 2 फैक्टर थ्योरी को कब दिया था, या फिर 2 फैक्टर थ्योरी में क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक पूरा
डिस्क्रिप्टिव क्लास है, आप इसको समझ सकते हैं, कई तरीक़ों से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आगे समझेंगे कि टू फैक्टर थ्योरी में क्या होता है, मतलब कौन से वो टू फैक्टर हो सकते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी जो दी थी उसमें एक आता है जी फैक्टर एंड एक आता है एस फैक्टर। नाउ व्हाट इज जी फैक्टर एंड व्हाट इज एस फैक्टर? तो बहुत ही आसान है। जी फैक्टर का मतलब है जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता। एस फैक्टर का मतलब है स्पेसिफिक एबिलिटी। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही कॉमन है। जनरल का मतलब सामान्य हिंदी में होता है, सब समझते हैं। एंड सामान्य होने का मतलब होता है कि सभी चीज़ों में ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं कोई चीज़। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात होती है तो स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी समथिंग इज यूनिक। स्पीयरमैन ने जो अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी है, इसमें स्पीयरमैन ने बताने का प्रयास किया है कि जो कॉग्निटिव टास्क होता है, यानी कोई भी कॉग्निटिव टास्क, यानी कोई भी संज्ञानात्मक जो कार्य होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है जनरल फैक्टर विच इट शेयर्स विथ ऑल अदर कॉग्निटिव टास्क एंड अ स्पेसिफिक फैक्टर्स एस विच इट शेयर्स विथ नॉन। देखिए, हम इसको आसान से ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम जनरल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य में सामान्य बुद्धि, किसी कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि की आवश्यकता होती है, सामान्य टास्क करने होते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक बात आती है तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर उसमें सिंगिंग की बेहतरीन क्वालिटी है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर होगा, और नहीं है तो आम आदमी तो सब कुछ जानता है, गाना भी गा लेता है, डांस भी कर लेता है, लेकिन यूनिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीयरमैन ने जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी उसमें एक होता है जी फैक्टर जिसे जनरल एबिलिटी कहते हैं, एक होता है एस फैक्टर जिसको स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं। और किसी भी कार्य करने के लिए इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में एस फैक्टर ज़्यादा रहेगा तो वो यूनिक होगा, उसमें स्पेशल एबिलिटी होगी। तो अब हम आगे देखेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉग्निटिव टास्क, यानी कोई भी टास्क, जो कोई भी कॉग्निटिव टास्क होगा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो प्रिडिक्ट की जाती है एक फार्मूला से जिसमें कहा जाता है P इक्वल जी प्लस एस। P इक्वल जी प्लस एस का मतलब है परफॉर्मेंस इक्वल टू जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य के परफॉर्मेंस को कैसे करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका जनरल फैक्टर कैसा है और स्पेसिफिक फैक्टर कैसा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं देखा था एक बार जो अपना दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत EVGC की पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन तो कैसे भी डिजाइन किए जा सकते हैं, बेसिकली आपको अपनी नॉलेज बढ़ाना है। तो ध्यान रखना है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। किसी व्यक्ति में अगर जनरल फैक्टर ज़्यादा है तो वो जनरल होगा किसी परफॉर्मेंस में, अगर स्पेसिफिक भी है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस और भी यूनिक हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगली बात करेंगे रेमंड कैटल की। अब रेमंड कैटल ने क्या किया, जब रेमंड कैटल ने अपनी स्टडी में देखा कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर के बारे में क्या बताया है उसको और स्टडी किया, तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि इंटेलिजेंस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू टू रिलेटिवली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, यानी इंटेलिजेंस को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, जिसे कहा फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। आपको ध्यान रखना है रेमंड कैटल ने अपनी थ्योरी में बताया कि इंटेलिजेंस को दो कंपोनेंट में दे सकते हैं, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। बेसिकली स्पीयरमैन ने जब बताया था टू फैक्टर थ्योरी में जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का था, लेकिन रेमंड कैटल ने स्पीयरमैन के जो जनरल कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे तरीके से समझ के अपना जो स्टडी है उसको यूज करके बता दिया कि फ्लूइड और क्रिस्टल दो तरीके से इंटेलिजेंस को बताया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। हमेशा मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी में अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ यूनिक नहीं होती है क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत।
तो रेमंड कैटल ने जो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आप इसको समझेंगे और आप सोचेंगे हाँ ऐसा भी होता होगा। तो फिर से मैं बताऊंगा कि रेमंड कैटल ने अपने थ्योरी में इंटेलिजेंस को दो तरीके से डिवाइड किया है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। आप यहाँ पर इमेज को देख रहे होंगे और यहाँ पर जो ये इंडिकेशन है ये है फ्लूइड को लेकर, और यहाँ पर जो इंडिकेशन है ये है क्रिस्टल को लेकर। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा एक कॉमन सेंस डेवलप करिए। फ्लूइड का मतलब, जैसे फ्लूइड कोई लिक्विड होगा, अगर उसको आप ज़मीन पर डाल दें तो वो क्या होगा, अपने तरीके से यहाँ वहाँ बह जाएगा, वो कुछ समय के बाद ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। और क्रिस्टल कोई चीज़ होगी तो वो क्या है कि वो जैसे कि तैसी बनी रहती है ना, क्योंकि वो सॉलिड टाइप में होती है, जैसे यहाँ पे डायमंड टाइप का मान लीजिए कुछ आप। तो ये जो बात अभी बता रहा हूँ फ्लूइड और क्रिस्टल के बारे में, ये आगे बहुत ही आपकी हेल्प करेगी फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। तो अब देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में ऐसी मेमोरी है, ऐसी स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, ऐसी रीजनिंग होती है, ऐसी रीजनिंग एबिलिटीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। मतलब मैं बोला था ना, फ्लूइड अगर आप ज़मीन पर डालेंगे तो कहीं भी कैसे भी शेप में आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा फ्लूइड, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकते हैं। सीइंग अंडरलाइन रिलेशनशिप एंड क्विकली सॉल्विंग अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें ऐसी मेमोरी होती है या प्रोसेस होती है जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, हम चीज़ों में कुछ निश्चित मेथड यूज करके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है, मतलब फ्लेक्सिबल है आप कह सकते हैं। कैटल बिलीव्ड दैट फ्लूइड इंटेलिजेंस इज इननेट एंड दस इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। कैटल ने माना था कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है ये इननेट होता है, जन्म से होता है, इसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस से आज़ादी होती है। एंड कैटल ने माना था फ्लूइड इंटेलिजेंस लाइक अदर बायोलॉजिकल कैपेसिटीज डिक्लाइंस विथ एज, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस उम्र के साथ कम होती जाती है। जैसे मैंने कहा ना, आपने लिक्विड को फैला दिया तो पहले लिक्विड तो यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और खुले आसमान में कुछ समय के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा। मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होगी कि बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ पर बेस होती है और उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। तो फिर से कंक्लूड कर दूं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है जो कि रेमंड कैटल ने बताया है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में मेमोरी, स्पीड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रीजनिंग एबिलिटी जो ये होती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं और रिलेशनशिप डेवलप होते हैं और ये उम्र के साथ कम हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्रिस्टलाइज्ड मतलब जो समथिंग सॉलिड टाइप से कुछ। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर टू द स्टोर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन से गेन की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन से नहीं आती है, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन से आती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रिमेन्स स्टेबल और इंक्रीज स्लाइटली विथ एज, मतलब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस स्टेबल होगी एंड इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू योर एज। आपके एक्सपीरियंस जैसे आपकी लाइफ में बेहतर होते जाएंगे वैसे ही आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ता भी जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एंड द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब त्रिकारक सिद्धांत बोलेंगे। जैसे कि हम स्पीयरमैन की बात करते हैं, वहाँ पे टू फैक्टर यानी दो कारक सिद्धांत बोलते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्राइआर्किक त्रिकारक सिद्धांत की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी में क्या था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी, आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताया गया था। तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एज द नेम सजेस्ट वाली कंडीशन है, बहुत आसानी से आपको ध्यान रखना है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर एनालिसिस करते हैं, एवल्यूट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं।
क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब क्रिएशन, यहाँ पे समथिंग इमेजिनेटिव स्किल्स होती हैं। इमेजिनेटिव स्किल्स होती हैं जिससे नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नए रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज अबाउट टू द कोपिंग विथ पीपल एंड इवेंट्स इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में कैसे लोगों को डील करते हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स भी कह सकते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, इसको इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस में एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बताया था। इसमें क्या क्या अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है, स्टर्नबर्ग बिलीव दैट ईच ऑफ दीज 3 इंटेलिजेंस इज लर्नड एंड देयरफॉर कैन बी डेवलप्ड एंड इन्हेंस्ड। यानी अभी मैंने आपसे जो एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, इसके बारे में स्टर्नबर्ग का मानना है कि इसको सीखा जाता है एंड इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हॉवर्ड गार्डनर के बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हॉवर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस है, थ्योरी है, उसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, हु प्रोपाउंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी किसने मल्टीपल या फिर बहुबुद्धि कारक सिद्धांत को दिया, तो आप बोलेंगे हॉवर्ड गार्डनर ने। तो हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी स्टडी में पता किया कि जो कल्चर होता है अलग अलग लोगों का, उस तरीके से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस डेवलप होती है, अलग अलग लोगों की एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द 8 इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत, उन्होंने उसमें अलग अलग बुद्धि के बारे में बताया है जो कि कल्चर बेस्ड होती हैं, वैल्यू बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 जो इंटेलिजेंस दी गई हैं, जैसे विजुअल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल और बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। तो ये भी बुद्धि के प्रकार में है। जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे म्यूजिक में होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे इमेजिनेशन करने वाले होते हैं, कोई वर्बली बहुत अच्छा बोलता है, कोई बॉडी में एक्सपर्ट होता है अपने मूव करने का, जैसे डांस करने वाले लोग होते हैं, कोई लॉजिकल, मैथमेटिकल में बहुत बेहतर होता है, इंटरपर्सनल किसी का बढ़िया होता है, अपने आप में बेहतर होते हैं, कोई इंटरपर्सनल लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा बना के रखते हैं, स्किल्सफुल होते हैं, नेचुरलिस्टिक यानी एनवायरनमेंट में सब तरीके से डील करने वाले होते हैं। तो ऐसे अलग अलग थ्योरी के अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत को कैसे जाना जाता है। सो दिस इज नोन एज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो इसी तरह से आज का ये वीडियो में जो कंटेंट था वो फिनिश होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर न्यू फ्रेंड्स जो कि साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, एंड आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।